9 టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం। मैं जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, क्या ऐसे बेकार आदमी को मिनिस्टर बनाए? बेकार आदमी काम का ना काज का, तो इन्होंने क्या किए? टीडीपी के इतिहास को विड्रॉ, तेलुगु देशम पार्टी के 9 कैंडिडेट को विड्रॉ करा लिए। उनको कोई 1 को 2 गुलाब जामुन दिए, 1 को 7 गुलाब जामुन दिए, 1 को 10 गुलाब जामुन दिए। हमारे पास आए, आके बोले तुम्हारे कितने गुलाब जामुन होना? बोले हमारे को 1 भी नहीं होना। तो मैंने बोले क्या खाते? हम बोले तुमको खाते। तो इनको ये आदत हो गई खरीदने की, ये समझते कि पैसे की ताकत से सबको खरीद लेंगे। मगर याद रखो, असदुद्दीन अवैसी और मजलिस का कोई भी रुकन हो, वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हम अपने जमीन का सौदा नहीं कर सकते। हाँ, जो बिकना चाह रहा है उसको खरीदो आप, जो अपना ईमान बेचना चाहता है, जो अपना जमीन बेचना चाहता है, बिल्कुल खरीदो आप। मगर ये खरीदो फरोख्त की बात हमसे मत करो आप। हम यहाँ से आज के जलसे से वाईएसआरसीपी के पार्टी के लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने अदोनी में 200 लोहार की फैमिली है, 200 लोहार हमारे खानदान रहते हैं, उनको 1 पैसा नहीं मिला 10,000 की लोन की स्कीम में। मैं जगनमोहन रेड्डी से पूछना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एमएसडीपी का प्रोग्राम है, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत अदोनी में आईटीआई के लिए पैसे दिए गए, आईटीआई की बिल्डिंग बन गई। वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट अदोनी में माइनॉरिटीज का आईटीआई का कॉलेज क्यों नहीं शुरू करती? परमिशन क्यों नहीं देती? उसको बिल्डिंग बन के तैयार है, मगर उसको शुरू नहीं किया जाता। तीसरी बात यह है कि ईदगाह है, 25 साल से ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये सेकुलरिज्म है आपका। और यहाँ के वाईएसआरसीपी के एमएलए ये प्रोग्राम बना रहे कि ईदगाह को डिमोलिश करेंगे। मैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं कि अदोनी की ईदगाह को डिमोलिश मत करो आप। अगर आप ईदगाह डिमोलिश करेंगे, अल्लाह आपकी पार्टी को, आपकी पावर को डिमोलिश कर देगा। तीसरी बात यह है कि जामा मस्जिद के बाजू जो तरकारी की मार्केट है, वो तरकारी की मार्केट बनी जामा मस्जिद जमीन लीज पर किया था। अब यहां पर वाईएसआरसीपी के लोग उस तरकारी मार्केट को खत्म करके वहां पर पार्किंग लॉट बनाना चाह रहे। क्या अदोनी में गवर्नमेंट की जमीन नहीं है जगनमोहन रेड्डी साहब के, जहां पर आप पार्किंग लॉट बनाए? हमारी मस्जिद के बाजू तरकारी की मार्केट को हटाकर पार्किंग लॉट बनाएंगे? कौन सी हिमाकत है? हम चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से डिमांड करते हैं कि जामा मस्जिद के बाजू तरकारी मार्केट को नहीं हटाना, वहां पे पार्किंग लॉट नहीं बनना। पार्किंग लॉट बनाना है तो आप गवर्नमेंट की जमीन लेके बना लो। तरकारी की मार्केट क्यों हटाएंगे आप? एक गरीब आकर वहां पर अपनी तरकारी को बेचता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आप तरकारी की मार्केट को हटाने की बात करते हैं। चौथी बात यह, मैं वाईएसआरसीपी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर अदोनी में उर्दू कॉलेज और स्कूल की बिल्डिंग, उर्दू कॉलेज और उर्दू स्कूल की बिल्डिंग
2019 में से तामीर हो रही, अब तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये शादी का दुल्हन का तोहफा एमएलए को ला के दिलाओ, बोलो ना। तेलुगु देशम के कैंडिडेट को विड्रॉ करा के किसको 3 गुलाब जामुन, 5 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खिला रहे। आप माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों को दुल्हन का तोहफा दो, आपकी गवर्नमेंट है, आपका चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है, आप जाके लड़के दिलाओ, वो काम नहीं करेंगे। फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन स्पेशल ऑफिसर तक भी नहीं है। और एक अहम बात कि यहाँ पर 4% रिजर्वेशन है। यकीनन 4% रिजर्वेशन देने में एमआईएम पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मैं पहले भी कहूँ, आज भी कह रहा हूँ कि उस वक्त के आंध्र प्रदेश में और अभी तेलंगाना में जो 4% रिजर्वेशन है आंध्र तेलंगाना में, इसमें लेट वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का बहुत बड़ा रोल था, इसको यकीनन मानना पड़ेगा। मगर अब जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, 4% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी को है। आप बताइए कि कितनी नौकरियां मुसलमानों को दी आप 4% रिजर्वेशन में? चपरासी की नौकरी भी यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं मिलती। इसीलिए हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आपके काम क्या करें, किस बुनियाद पर वाईएसआरसीपी अदोनी में अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट देने का डिमांड करती है। अच्छा, इंटरमीडिएट उर्दू कॉलेज आपको चाहिए नहीं चाहिए, बोलो। कौन रोक रहे उसको? जो गुलाब जामुन खिलाए तेलुगु देशम को, वो रोक रहे। 2 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खिलाए। इंटरमीडिएट उर्दू कॉलेज क्यों सैंक्शन नहीं करते, मगर लोकल यहाँ पे वाईएसआरसीपी के लोग उसको रोक रहे। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर का काम खत्म ही नहीं होता, चल रहे सो चल रहा, चल रहे सो चल रहा। कब खत्म होता नहीं मालूम, 10 साल में या 5 साल में। और फिर शाही ईदगाह, 270 साल पुरानी शाही ईदगाह, 2 साल पहले बारिश में डैमेज हो गया। ये वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको कंस्ट्रक्ट करी? तेलुगु देशम के आप कैंडिडेट को गुलाब जामुन देके विड्रॉ कर लिए। हमारी 270 साल पुरानी ईदगाह बारिश में खराब हो गई, उसको आप डैमेज हो गई, उसको नहीं करते। हमारे को कब्रिस्तान की जमीन होना, कब्रिस्तान की जमीन नहीं देते, तरकारी मार्केट की जमीन लेके पार्किंग लॉट बनाना चाहते। ये कौन सा इंसाफ है वाईएसआरसीपी का? हमारी तरकारी की मार्केट की जमीन जामा मस्जिद की, वहां पार्किंग लॉट बनाएंगे, मगर गिरेबियाट की जमीन गवर्नमेंट से नहीं देंगे। तो इसीलिए शादी महल फाउंडेशन डाल को दिए वाईएसआरसीपी वाले, खाली पत्थर लगा दिए फाउंडेशन, मगर कुछ दिखता ही नहीं वहां पे, बनता ही नहीं वहां। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने इस्तेमाल करिए। 10 तारीख के दिन निकलकर मजलिस के पूरे कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। क्यों कामयाब करना, आपके सामने रखा हूं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हल करना है। दूसरा, आपने 5 साल पहले एमआईएम के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने वार्ड में बहुत काम करा है डेवलपमेंट के, उसकी बुनियाद पर आपको वोट देना है। तीसरी अहम बात यह है कि आपको अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है। मैं दोनों क्यों आ रहा हूं तो अपने लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूं, ताकि आपके दरमियान में आपकी पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप हो। जब तक आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, आपके प्रॉब्लम हल नहीं होते। असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बात सही है कि एमआईएम पार्टी ने आप तमाम से अपील की थी कि आप अपना वोट वाईएसआरसीपी को दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि एमआईएम पार्टी की अपील को आपने कबूल किया और पूरे आंध्र प्रदेश में आपने असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनको वोट किया। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, मैं आपके दरमियान में खुद आकर आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं कि अब के बार आप जहां कहीं एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, पतन के निशान पर बटन दबाकर आप एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए।
करेंगे। अब अगर कोई YSRCP का आदमी ये कह रहा है कि MIM पार्टी की हमारे को जरूरत नहीं है, मैं YSRCP के लोगों को बता रहा हूं, आप अपना तरीका बदलो, ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं आज म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर इसी तरह से आप MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे, यहां पर माइनॉरिटीज का काम नहीं करेंगे, यहां पर ITI की बिल्डिंग का परमिशन नहीं दिलाएंगे, तरकारी मार्केट को हटाकर वहां पर पार्किंग लॉट बनाएंगे, डिग्री स्कूल और कॉलेज नहीं बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला MLA साहब दिल में बात याद रख लो, कल असेंबली का इलेक्शन होगा, देखते देखते 3 साल आएंगे, मैं यहां से MIM पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करूंगा और तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम रूलिंग पार्टी, अरे कहेगा रूलिंग पार्टी बाबा, हमारा मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी रूल कर रही, अरे तुम रूल नहीं कर रहे, अल्लाह रूल कर रहा जमीन आसमान पे। जितने रूल करते सब चले जाएंगे, दुनिया में रहेंगी खाली शाही, तो अल्लाह की हुकूमत रहेगी। अब रूलिंग पार्टी, अरे क्या करते रूलिंग पार्टी रहेगी। इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी भी थे, पंडित नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, राजशेखर रेड्डी भी थे, NT रामाराव भी थे, किरण कुमार रेड्डी भी थे, रोशैया थे, सबको जाना है। इतना गुरूर क्या, तुम रूलिंग है क्या, तुम खुदा है, इंसान है तुम। हम वोट डाले बोल के तुम जीते थे तो तुम घर पे बैठते थे, आप डाले ना हो असेंबली में इसको। कितने लोग असेंबली इलेक्शन में YSR वोट डाले, हाथ उठाओ। तुम पार्लियामेंट में BJP वोट डाले, इनको डाले ना। अब के बाद किसको वोट देंगे आप, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन लिए MLA साहब, आपके गुलाब जामुन का असर वो तेलुगु देशम पे होता, हम पे नहीं होता। तेलुगु देशम पे इसलिए होता कि नायडू अपने ससुर को धोखा दिए थे, तो धोखा देना उनकी तबीयत में। हम लोग धोखा नहीं देते, किससे वादा करे तो अपनी जान को गंवा देते, अपने वादे को निभाते। तो मेरी आप तमाम से इल्तिजा है, गुजारिश है, को अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी की लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत पार्टी है। अरे मजलिस कम्युनल पार्टी कहां से हुई बताएं, क्या ये बात सच नहीं है? आप ईमानदारी से मेरी बात सुनो। आप बोले पूरे इंडिया बोले हमारी पार्टी आ गई, TDP चला गई तो कमा लोग बोल रहे चले गए हम लोग। अब ये दलित मुसलमान आदिवासी क्या करना, इनके पीछे पड़े रहना। TDP आई, TDP के पीछे, YSR आई, YSRCP इनके पीछे। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। आप हिम्मत से काम लो, अपनी पार्टी को पूरे आंध्र प्रदेश से मजबूत करो। ये पूरे पार्टी आपके पीछे आके बोलेंगे अन्ना तमुडू हमारा साथ है। आपको सिर्फ हिम्मत से काम लेना, सिर्फ हिम्मत से काम लेना है, मुत्तहिद होना है। आप देखो कि आपको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना है। आंध्र प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत बड़ी जरूरत है। YSRCP हो, तेलुगु देशम हो, या वो मरगईस हो, कांग्रेस हो, ये हमारे लीडर नहीं बन सकते। आपका लीडर मजलिस से निकलेगा, आपको बनना है, आपको बनाना है। और उसके लिए आपको 10 तारीख के दिन अपना एक वोट पतन के निशान पर लगाकर अपनी पार्टी को कामयाब करना है। जो लोग MIM पार्टी को, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कम्युनल बोलते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत, 3 की पार्टी है ना, मालूम ना आपको। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी के उनके भतीजे हैं अजित पवार, होम मिनिस्टर,
कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, तीनों मिलकर पार्टी में। महाराष्ट्र की असेंबली में उद्धव ठाकरे खड़े होकर ये बोलते हैं कि शिवसेना ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने किया। और खामोश बैठे कौन सुन रहा है? कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में सच्ची कोयंदी हो गई, पूरा खत्म। और शरद पवार के एनसीपी, ये सेकुलरिज्म है। महाराष्ट्र के मुसलमानों से शरद पवार भी वोट लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों से कांग्रेस भी वोट ली, मगर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे शिवसेना को बनाकर वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये सेकुलरिज्म है। आप बताओ कब तक हमको धोखा दिया जाता रहेगा? पूरे भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस हमारी कल्चर, हमारे तहजीब, तमद्दुन, हमारे मजहब को खत्म करना चाहती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बना हुआ है, उसमें राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आजादी फंडामेंटल राइट है। बार बार बीजेपी हमला करते रहती है। कोरोना हुआ पूरे मुल्क में, नरेंद्र मोदी कोरोना को टैकल नहीं कर सके सही तरीके से। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पूरे मुल्क में 1,70,000 लोगों की मौत भी हुई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई जो गलत लॉकडाउन डाले। जब उनको दिखा के कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फौरन बीजेपी संघ परिवार के लोगों ने और उनकी मीडिया ने, बीजेपी सपोर्टेड मीडिया ने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैल गया। आपको याद है ना? तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, उनके दिल्ली के मरकज को बंद कर दिया गया। लखनऊ में गुंटूर की एक जमात गई थी जिसमें हमारी एक बहन भी थी, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, ले जाकर बंद करके रख दिया गया किसी कॉलेज की बिल्डिंग में। और जब वो बच्ची को, हमारी बेटी को प्रेगनेंसी का टाइम आया तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई इसको अस्पताल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। देर कर दी होगी हुकूमत ने और हमारी बहन ने अपने बच्चे को खो दिया, मिसकैरेज हो गया। फिर एक तबलीगी जमात का आदमी, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल, कोई दो में से एक स्टेट का था, इतना उसको तंग करे तेरी वजह से कोरोना आया, कोरोना, वो बेचारा बेजार होकर खुदकुशी कर लिया। पूरे मीडिया तबलीगी जमात को, मुसलमान को, इस्लाम को गालियां दी। कौन उठ के खड़े होकर बोला कि नहीं, कोरोना तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैल रहा, ये तो दुनिया में हर जगह फैल रहा है। मजलिस ही थी जिसने टीवी चैनल में जाकर, मजलिस ही थी जिसने जलसों के जरिए हमने कहा हम इसका कंडेम करते हैं। बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। क्या डायबिटीज मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं है? ब्लड प्रेशर क्या खाली मुसलमानों में, दूसरों में नहीं है? हार्ट की बीमारी, किडनी की है, सब में होती है। मगर ये बीजेपी ने कह दिया कि कोरोना तबलीगी जमात मुसलमानों से फैल गया। मजलिस ही थी जिसने कहा कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, मगर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कह दिया कि कोरोना ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोरोना को इस्लाम से जोड़ दिया। क्या वाईएसआरसीपी के लोग बोले तबलीगी जमात की तारीफ में? पूछो, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आप कौन सी पार्टी थी जब कोरोना में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो तमाम सेकुलर पार्टियां मुंह बंद, जबान बंद, खामोश बैठे हुए थे। एक ही पार्टी थी जो बोल रही थी, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह ने बता दिया कि कोरोना फैला तो ये बीमारी सब में फैली, एक के बाद एक पूरे केसेस खत्म हो गए, सब केसेस झूठे साबित हुए। मगर मकसद क्या था कि नाम लो तबलीगियों का और बदनाम करो इस्लाम और मुसलमानों को, नफरत पैदा कर दो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ के दाढ़ी वाले, ये कुर्ता पैजामा पहनने वाले,
ये बुर्का पहनने वालों की वजह से कोरोना फैल गया, ये सब झूठ था। किसने आवाज उठाई? पूछो आप। एक तरफ बीजेपी ये काम करती है, CAA का कानून आया, पूरे पार्लियामेंट ने देखा, दुनिया ने देखा कि किसने खड़े होकर बीजेपी के 300 MPs के सामने कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के आईन के खिलाफ है। हमने उठकर खड़े होकर कहा कि मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते, सिटीजनशिप का कानून आप मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना नहीं रख सकते, मुसलमानों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर यह कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, मैंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून को फाड़ दिया और कहा यह कानून क्यों किया मैं? क्योंकि मैं जानता था यह गलत कानून है, ये मजहब के नाम पर बनाया जा रहा है। कौन सी स्पीच हम जाकर देख लो, तेलुगु देशम के भी MP हैं, YSRCP के भी MP हैं, क्या बोल रहे थे लोग? क्या बोल रहे थे? उठाकर देख लो आप। कश्मीर के ऊपर कानून बनाया गया, आज से 1 महीना पहले YSRCP तारीफ करी मोदी सरकार की, तेलुगु देशम सपोर्ट करी। मैं उठकर उनसे पूछा कि बताओ कश्मीर में कितने मुसलमान IAS ऑफिसर हैं, कितने IPS ऑफिसर हैं? मैंने डेटा दे दिया तो सब खामोश बैठ गए और मजलिस को कम्युनल बोलते हैं। अगर मैं एक गरीब मजलूम आवाम के हक का मुतालबा कर रहा हूं, और कौन साहब मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चांद से मट्टी लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन बनाया गया जिसमें माइनॉरिटीज को, दलित को, आदिवासी को हक दिया गया, वो हक हमको दो आप। तो क्यों क्या बोलते हो? वो बात नहीं करना, तुम हमारे पीछे आना, तुम बकरियों की तरह हमारे पीछे चलते रहना, हम तुम्हारे को हड्डियां डाले तुम खा लेना, तुम आवाज नहीं उठाना, तुम लड़ना नहीं हमके लिए, तुम भीख मांगना हमारे से, तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम खाली वोट डालना, तुम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए। मजलिस तुम्हारे दरमियान में आकर ये कह रही है कि तुम वोट भी डालोगे मगर वोट अपनी पार्टी को डालोगे, MP बनेगा, MLA बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। आखिर क्या बात है कि हम क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए? हम क्या भीख मांगने के लिए पैदा हुए इन लोगों से? क्या हम डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्यों डरेंगे हम? हमको अपना हक चाहिए। अगर सबको मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो सबको नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। मगर ये तमाम सेकुलर पार्टियों का क्या बोलना है? बात नहीं करना, ज्यादा समझ में नहीं, डराते हैं उनको। मगर याद रखो, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क जितना सबका है उतना मुसलमानों का भी है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बात MIM पार्टी जब करती है तो इनको अच्छा नहीं लगता। देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। मैंने जितनी भी बात की अब तक पिछले 10 मिनट में, मैं किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, भाई अगर तुमको नौकरी मिलती है तो मेरे को भी नौकरी मिलना। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी पढ़ना चाहिए। तुम्हारी बच्ची कॉलेज जाती है तो मेरी बेटी भी जाना चाहिए। ये मजलिस की राय है। मगर ये लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों आता है ये आदमी, ये क्यों मजलिस जाकर इस तरह के बातें करती है? आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के लिए आपको अपना वोट 10 तारीख के दिन MIM पार्टी को डालना पड़ेगा। पतंग के निशान पर आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। मेरे अजीज़ाने मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। 10 तारीख के दिन निकलकर पतंग के निशान पर आप बटन दबाइए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, और ये तमाम सेकुलर पार्टी छोड़ दीजिए।
ये कितने सेक्युलर है मैं जानता हूं इन लोगों को। मैं पार्लियामेंट में देखता हूं इन तमाम पार्टीज को। आप मेरा रिकॉर्ड उठा कर देख लो, अगर कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलती है, वोट भी डालती है, मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, मजलिस का जो रिकॉर्ड है 100% हम बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट को वोट दे दिया। ट्रिपल तलाक का मसला आया, क्या करे थे ट्रिपल तलाक के मसले में? ऐसा एक कदम आगे दो कदम पीछे, ऐसा ही कर रहे थे ना। एक कदम आगे मुसलमानों खुश, फिर दो कदम पीछे मोदी को खुश करते। ये मजाक है ये। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपके वोट की वैल्यू होना। अदोनी से पूरे मजलिस के कैंडिडेट कामयाब हो गए, तो आप देखो जब असेंबली पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, अब तक एमएलए आना, कल जगनमोहन रेड्डी नायडू आके बोलेंगे पेदलू तो मडू, ऐसा आएंगे घर पे आपके। वो टाइम आएगा इंशाअल्लाह, देखो आप, वो आएगा टाइम इंशाअल्लाह होगा, बराबर आएगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, वो टाइम अल्लाह मेरी आंखों से दिखाएगा हम तमाम को। वो बताएंगे लोगों को हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम कोई भिखारी नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, दिल्ली का फसाद हुआ, 52 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 42 मुसलमान और 10 हमारे हिंदू भाई। 19 के करीब मसाजिद को जलाया गया या डिमोलिश कर दिया गया। उसमें एक बच्चा था फैजान। जब दिल्ली राइट्स के ऊपर, दिल्ली के फसादात पर पार्लियामेंट में बहस हुई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं। वाईएसआरसीपी और टीडीपी के एमपीज ने क्या कहा, जाकर यूट्यूब पे देख लो। आप जाकर देख लो यूट्यूब पे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मजलिस खड़े होकर अमित शाह से मुतालबा किया कि आपकी सरकार नाकाम साबित हो गई, आपकी सरकार नाकाम साबित हो गई। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कम्युनल राइट्स को रोकने में नाकाम साबित हो गई, बल्कि दिल्ली का ये फसाद राइट नहीं था, जेनोसाइड था, नस्लकशी थी। आप तमाम ने वीडियो देखा उस बच्चे का, वो फैजान बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है, उसको दिल्ली की पुलिस दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस थी, लठों से मार रही और मार के बोल रही थी जनगण मन पढ़ो। उसके बाद वो फैजान मर गया। फैजान का ये जो खोपड़ा था, यहाँ की हड्डी टूटी हुई थी, सर के अंदर खून जम गया था। फैजान के मारने वालों का अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कोई पूछने वाला, पूछो इन लोगों से, सेकुलर पार्टी है ना, बोलो फैजान के बारे में। बोलेंगे हमको क्या करना है, वहां दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ क्या? मेरे भाई, यही मिजाज है इन लोगों का, डरा के, फुसला के, और हम कोई हमारे वोट हासिल करते आए हैं। अब म्युनिसिपल इलेक्शन भी आया तो मजलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जहां कहीं भी आंध्र प्रदेश में एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर वोट दीजिए। अब बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल सकते हैं? पेट्रोल दलाते गाड़ी में, दलाते मोटरसाइकिल में, मजा आ रहा दलाने में? नहीं आ रहा? आ रहा, मजा आ रहा। पेट्रोल पंप गए तो क्या देखते आप? पेट्रोल पंप जाते कि मोदी की तस्वीर, आओ 100 रुपए दला। ये बीजेपी काम कर रही थी। हम जगनमोहन रेड्डी साहब से बोले, जगनमोहन रेड्डी साहब जरा बोलो ना, मोदी को बोलो कम करो, ये क्या है? 100 रुपये लीटर, 90 रुपीज लीटर डीजल खरीद 90 रुपये हो गया। और बीजेपी बोल रही नेशनलिज्म, बीजेपी पुनः बोल रही, अरे कहां का गरीब तो परेशान है, गरीब इतना परेशान है कि गरीब की नौकरियां चले गई मोदी के हुकूमत में।
और नौकरियां बच्चों को नहीं मिलती है, किसान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, ये सब लोग परेशान है। ये देख रहे हैं कि अक्सरियती तबके की जमहूरियत, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भारत में मुसल्लत की जा रही है। मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से अपील कर रहा हूं कि आप समझो हमारी बात को, आप ये हिंदुत्व ताकतों को रोको, वरना याद रखो आप कल आप भी शिकार हो जाएंगे इसके। बीजेपी आरएसएस आंध्रा में घुस रही है, खामोशी से काम कर रही है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नायडू को साइकिल पे बिठा के घर में बिठा के सुला देना और हम यहां पर अपोजिशन पार्टी बन जाए। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, बीजेपी अगर कल यहां पर आ जाएगी तो जगनमोहन रेड्डी आपको नुकसान होगा। आप हिंदुत्व फैसिस्ट फोर्सेस से मुकाबला करो। जिस तरह राजशेखर रेड्डी ने कम्युनिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। मैं एमएलए था 1999 में, राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन थे। मैंने करीब से देखा वाईएसआर को कि कैसे राजशेखर रेड्डी ने कभी भी फासिज्म और कम्युनिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। और मुझे उस बात का फख्र है, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने देखा था वाईएसआर राजशेखर रेड्डी। हम जगनमोहन रेड्डी से यही कह रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर है, अगर आप ये हिंदुत्व फोर्सेस को नहीं रोकेंगे आंध्र प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश की पुलिस बोली ना कि टेंपल्स पे जो हमला हुआ उसमें पूरे कौन थे? कौन थे? क्या कर रहे हो लोग आप फिर? या एमएलए उनको गुलाब जामुन खिला रहा क्या? कितने खिला रहे भाई? तू 2 खिलाया, 3 खिलाया उनको। समझो बात को आप। ये लोग ऐसा ही कर करके पूरा माहौल को खराब कर दे। अगर आप अब नहीं उठेंगे, अब नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब फिर देखो आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 1000 एकड़ जमीन है उसकी कीमत खुद 1 लाख करोड़ की जमीनों की नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइज कर दी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश की तेलुगु आवाम के लिए प्राइड का मसला है। 1970 में 30 लोग अपनी जान गंवा दिए उस विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए। अब कुछ भी नहीं कर सक रहे आप, खाली आप बयान दे रहे, लेटर लिख रहे। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट प्राइवेटाइज हो चुका है। एमआईएम पार्टी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के फैसले की सख्त से सख्त हम लोग उसको कंडेम करते और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम डिमांड करते कि आप अपने फैसले को बदलो। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें पैसा डालकर उस पर कैप्टिव माइन देकर उस विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा चलाना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी का मुतालबा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूं, 10 तारीख के दिन आप जाएंगे ना वोट डालने? अच्छा, जो लोग यहाँ पे नहीं आया उनको जाके समझाएंगे आप, उनको गुलाब जामुन भी खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? फिर मैं जीते बाद चाहूंगा आप अपने हाथ से मेरे को खिलाना और हम लोग वो फोटो लेके फेसबुक पे यहाँ के वाईएसआर के एमएलए को टैग करेंगे, देखो हम गुलाब जामुन खाएंगे, तुम्हारा गुलाब जामुन की जरूरत नहीं है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह अधोनी की गरीब आवाम का मैं मोहताज हूँ, मैं आपके दुआओं का मोहताज हूँ। आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी गुजरात में जाकर हमने अहमदाबाद में 7 हमारे कॉर्पोरेटर कामयाब हुए, अल्लाह का करम है। गोधरा में हमारे 7 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए, मोडासा में 9 कामयाब हुए, भरूच में कामयाब हुआ। मैं अदोनी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि जब गुजरात की आवाम ने मजलिस को कामयाब कर दिया तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदोनी की आवाम एमआईएम के कॉर्पोरेटर को कामयाब करेगी और यहाँ पर मजलिस के परचम को और बुलंद करेगी और उसको मजबूत करेगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि वोट डालने जाइए, 10 तारीख को वोट डालिए। जो यहाँ पर नहीं आ सके उन तक मेरी बात को पहुंचाइए, प्लीज उनको समझाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर
फेसबुक पर, और क्या है, इंस्टाग्राम, और क्या है, ट्विटर, और क्या है, ये सब पे पूरे नौजवानों का खाली मुंह नहीं लेना, डालना तो वोट भी डालना और सबको बताना। हर आदमी को खाली सेल्फी सेल्फी, मेरे बाबा सेल्फी लो मगर वोट भी डालो। वोट डाल के, अच्छा मैं पूरे दुनिया के बच्चों को बोलो, आप 10 तारीख को वोट डाल के मेरे को डालना, फेसबुक पे दे दो वोट डाल के पता नहीं। तो 10 तारीख के दिन अदोनी की पूरे आसमानों में खाली पतंग लहराना, खाली पतंग लहराना इंशाअल्लाह। और आप तमाम डाल के पतंग को अपने वोट पिलाने, ये आप तमाम से मेरी अपील है, हमारे बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए, हमको ताकीद करिए, मशवरे दीजिए, अगर हम गलती कर रहे तो हमको समझाइए। हमारी माँ और बहनों से मैं अपील कर रहा हूं कि एक दिन सुबह सुबह निकलकर आप पूरे अपने वोट का इस्तेमाल करके 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर अपना वोट लगाइए। आपका वोट आपके इत्तेहाद की निशानी साबित होगा। आपका वोट अदोनी में आपकी लीडरशिप को बनाने के लिए बहुत ही मजबूत तरीका होगा। आपका एक एक वोट आपकी पार्टी को मजबूत करेगा। यही चंद गुजारिशात थे जो मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा हूं। शुक्रिया। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।